हेलो। बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड नाभिकीय भौतिकी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में जानेंगे। अगर हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग की बात करें तो हमें सबसे पहले परमाणु की संरचना के बारे में जानना होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जे थॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया था। थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु लगभग 1 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या का एक धन आवेशित गोला होता है, जिसमें परमाणु का द्रव्यमान तथा धन आवेश समान रूप से वितरित होता है तथा इस गोले के आयतन में इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थानों पर धंसे रहते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर एक ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल का चित्र है। इसमें ये आपका है एटम है और इसमें ऐसे दिखाया था, जो थॉमसन का मॉडल था उसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन को एक्सप्लेन किया था। तो व्हाई वाज इट नॉट करेक्ट? थॉमसन के मॉडल की कमी ये रही कि वो उस टाइम पर हमारे अवेलेबल जो विजिबल स्पेक्ट्रम्स थे हाइड्रोजन एटम और दूसरे एलिमेंट्स के, उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साथ ही रदरफोर्ड ने इस मॉडल की सत्यता परखने के लिए एक पतली धातु की पन्नी पर रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा के अल्फा किरणों को गिराया और पाया कि अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। अल्फा कणों को अपने मार्ग से विक्षेपित होने की इस घटना को स्कैटरिंग कहते हैं। यदि थॉमसन का मॉडल सही माना जाए तो अल्फा कण की स्कैटरिंग एक कोण से भी कम कोण में होनी चाहिए, लेकिन रदरफोर्ड के प्रयोग में ऐसा नहीं पाया गया। तब रदरफोर्ड ने अपने साथी जेजर और मार्टसन के साथ पुनः ये प्रयोग किया और उसमें उसने अधिक घनत्व वाले तत्व जैसे सोने की पतली पन्नी पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को गिराया। उन्होंने देखा कि अधिकतम, या मैं आपको पहले ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट समझा दूं। ये देखिए, ये आपके पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है पोलोनियम का। इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं और ये अल्फा पार्टिकल्स जाके गोल्ड फॉइल की पे टकराएंगे और फिर इसके बाद में जो वो स्कैटर होने के बाद में निकलेंगे, तो यहाँ पर एक ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, इसके ऊपर टकराएंगे और हम उनको रिकॉर्ड करेंगे अपने माइक्रोस्कोप की मदद से। तो रदरफोर्ड ने पाया कि अधिकतम अल्फा कण अपने पूर्व मार्ग की दशा में सीधे ही चले जाते हैं। कुछ कण स्मॉल एंगल से स्कैटर हो जाते हैं और कुछ कण लार्ज एंगल से स्कैटर होते हैं, यहां तक कि विपरीत दिशा में लौट आते हैं। ये जो लार्ज एंगल की स्कैटरिंग है, ये थॉमसन के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरह से कंक्लूड किया और उसने एक नया मॉडल का एक नया प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिसके उपयोग से परमाणिक नाभिक या न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं, उसकी खोज की जा सकी। रदरफोर्ड ने सिद्ध किया कि लार्ज एंगल पर स्कैटरिंग तभी संभव है जब स्कैटर करने वाले परमाणुओं का धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज अत्यल्प लघु क्षेत्र बहुत छोटे से क्षेत्र में केंद्रित हो तथा धन आवेशों के कूलम इंटरैक्शन के द्वारा अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग हो। देखिए, उसने कहा कि एटम जो है, एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मैसिव न्यूक्लियस in which all the positive charge and most of the mass are concentrated. A cloud of negatively charged electrons surrounds this nucleus. They are moving around the nucleus. Most of the space in atom is empty.
तो रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार परमाणु का समस्त धन आवेश तथा द्रव्यमान एक छोटे से क्षेत्र में, जिसे कि हम न्यूक्लियस कहते हैं, में केंद्रित होता है, जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर्स होती है। चारों ओर नाभिक के इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मैंने आपको दिखाया था उस टाइम पे, है ना। अभी हम आगे भी दिखाएंगे। पहले एक बारी हम सारे कंक्लूजन्स कर लें। तो रदरफोर्ड के कंक्लूजन्स क्या रहे? एक हमने ये बोला कि as most alpha particles pass through the gold coil undeviated, Rutherford concluded that most of the atom was actually empty space. The deviation of some alpha particles from the original path was due to positive charges within the foil. Next point जो उन्होंने कहा a small number of particles had rebounded, वापस चले गए थे, because they collided with something much larger and heavier and which contains a concentrated region of positive charge। जो मैं बता रही हूँ आपको कि हमने माना कि सारा positive charge एक छोटी सी जगह में इकट्ठा रहता है। As a result of his observation, Rutherford ने कहा कि the atom had a positively charged center, जिसमें कि which contained most of the mass. He called the heavily positively charged center the nucleus, and he went on to suggest that the nucleus was surrounded by orbiting electrons required for electrical neutrality. देखिए, मॉडर्न मेजरमेंट्स के हिसाब से सोचें, देखें तो एवरेज न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, इट इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, विच इज 100,000 टाइम्स स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ अ टिपिकल एटम। देखिए, इस फिगर से समझिए, ये हमारा एक एटम है, जो कि हमें पता है कि एटम खुद भी बहुत एक छोटे सा हमारे पास पार्टिकल है। और उस पहले तो हम यही मानते थे कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी खोज हुई, हमें पता चल गया कि हमारे पास सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास जो है वो छोटे से एरिया में कन्फाइंड है, जिसको कि हमने न्यूक्लियस कहा। और ये इस स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट से ही पॉसिबल हो पाया। इसीलिए रदरफोर्ड को जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस है, जो कि छोटा सा न्यूक्लियस है, और इसके आसपास ये इलेक्ट्रॉन्स देखिए ऐसे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो जो है एम्प्टी है। तो अब रदरफोर्ड ने ये हमें मॉडल दे दिया। इस मॉडल को हमने इसलिए सही ठहराया क्योंकि इसकी मदद से हम हमारे जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स थे उनको प्रूव कर सके, और साथ ही साथ हमने इसको मैथमेटिकली भी हमारे पास जो फोर्सेस अवेलेबल हैं, जो हमारे पास थ्योरीज अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, थ्योरी ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़ने के लिए, पहले हम उसके जो अजम्पशंस हैं उनको एक बारी समझ लें। उसने कहा कि रदरफोर्ड के जो सबसे पहले के पोस्टुलेट्स हैं उसमें है कि परमाणुओं का धनावेश उनके केंद्र पर अत्यल्प आयतन में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जो अभी अपन ने डिस्कस किया। अल्फा कणों के द्रव्यमान की तुलना में नाभिक इतना भारी होता है कि अल्फा कणों के इम्पैक्ट से नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा पॉइंट, स्कैटरिंग केवल अल्फा पार्टिकल्स और नाभिक के कूलम इंटरैक्शन की वजह से होती है। परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास जो रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ऐसी सारी बातें उसने अज्यूम करी स्टार्टिंग में ही। अल्फा पार्टिकल्स और न्यूक्लियस दोनों को ही हम पॉइंट चार्ज कह रहे हैं। तो पता है, न्यूक्लियस जब हम बहुत छोटा सा कह रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल तो बहुत सिर्फ 2 प्रोटॉन्स हैं आपके पास, तो सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ में मिलके बना हुआ है, तो फिर वो बहुत छोटे छोटे से हैं, दे आर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो अगर स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में हो रही है, और हम ये कहें कि जो हमारा स्कैटरर न्यूक्लियस है उसकी परमाणु संख्या Z है, तो नाभिक का आवेश कितना होगा? Ze। अल्फा कण पर आवेश 2e होता है, अतः नाभिक और अल्फा कण के मध्य कूलम इंटरैक्शन या कूलम फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा?
F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into 2z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, वहां जहां पर r जो है वो किसी भी नाभिक और अल्फा पार्टिकल के मध्य की दूरी है। हमें पता है ये फोर्स हम पढ़ चुके हैं इसके पहले भी, आप हर बार ही डिस्कस करते हैं, ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इस फोर्स को हम बाद में यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया है। अब इसके बाद में जो हम एक टर्म और बार बार यूज करेंगे वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर बी, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर जिसको कि हिंदी में हम संघटक प्राचल कहते हैं, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? Impact parameter is the minimum distance to which alpha particle would approach the nucleus if there is no force between them. अल्फा कण के लिए संघट प्राचल वह दूरी है जिससे अल्फा कण नाभिक के निकटतम से गुजरता यदि अल्फा पार्टिकल और उसके बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होता। लेकिन अल्फा पार्टिकल नाभिक के साथ में अनोन्य क्रिया करता है, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट होकर अति परवलय हाइपरबोला के पथ पर गमन करता है। एक टर्म जो हम और यूज करेंगे वो है स्कैटरिंग एंगल या प्रकीर्णन कोण, जिसको कि स्कैटरिंग एंगल थीटा से हम दिखाते हैं। मैं आपको इसको फिगर से भी समझाऊंगी, पहले आप समझ लीजिए कि ये होता क्या है। स्कैटरिंग एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन द asymptotic direction of approach of alpha particle and the asymptotic direction in which it recedes. अल्फा पार्टिकल के लिए स्कैटरिंग एंगल वो एंगल है जिससे अल्फा कण का पथ विचलित हो जाता है, अर्थात अल्फा कण के अंतिम संवेग P2 की दशा और प्रारंभिक संवेग P1 की दशा के मध्य कोण थीटा होता है। इस फिगर से समझिए, देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका अल्फा पार्टिकल है। ये अल्फा पार्टिकल यूं ट्रैवल कर रहा है, हमें पता है कि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों ये इसको रिपेल करेगा, तो इसका ये पार्टिकल का जो पाथ है वो डेविएट हो जाएगा और ये जो P1 से आ रहा था वो अब यहाँ जाके P2 हो जाएगा। इसकी इनिशियल मोमेंटम P1 है, फाइनल इसकी P2 हो जाएगी। जबकि हम ये मानते हैं कि चूंकि नाभिक का इसके बीच में कोई रोल नहीं है, नाभिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसकी प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी समान रहेंगी और इस कारण से हम P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू mv कहेंगे। ठीक है, तो अब आप इसमें से देखिए कि हमारे पास ये पार्टिकल है, ये यूं आ रहा है। अगर इनके बीच में कोई इंटरेक्शन ना होता तो ये स्ट्रेट यहाँ से यूं निकल जाता है ना, लेकिन ये इसके अंदर इंटरेक्शन हो रहा है और ये पार्टिकल का पाथ ये हो गया। तो स्कैटरिंग एंगल क्या है? स्कैटरिंग एंगल इज द एंगल जो कि उसका इनिशियल डायरेक्शन होता उसके बीच में और जो उसका फाइनल डायरेक्शन है उसके बीच में, मतलब कि ये जो आपका एंगल है ये आपका स्कैटरिंग एंगल है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर वो दूरी है जो इन दोनों के बीच में है। जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, इम्पैक्ट पैरामीटर तो वही है, तो ये वाला इसका इम्पैक्ट पैरामीटर रहता। अगर इनके बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होता तो बी इसका इम्पैक्ट पैरामीटर रहता, लेकिन जब ये डेविएट हो गया तो ये इस पाथ पे चला गया, हमारे पास बी की वैल्यू यहाँ पर नहीं है। अब नाउ दिस बी इज अ इमेजिनरी फैक्टर, हम इसको नाप नहीं सकते, लेकिन हम इस थीटा को नाप सकते हैं। तो हम जो अपना फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो इस थीटा को नापते हुए और उसको इससे रिलेट करते हुए मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया, ये देखिए वही है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, यूं जा रहा है, ये थीटा है आपका इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच में, ये आपका न्यूक्लियस है और ये इसका फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, डिफरेंस इन मोमेंटम आ जाएगा। ये अल्फा पार्टिकल है, P1 से जा रहा था, P2 से जा रहा था। मैंने कहा आपको दोनों इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेंगी, तो हमारे पास P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू mv आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, डेल्टा P इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंटम। अब जब ये अल्फा पार्टिकल जा रहा था और उसने न्यूक्लियस के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन न्यूक्लियस की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगा उसको हम इम्पल्स के फॉर्म में नापते हैं, जिसको कि कहते हैं
इम्पल्स, यू नो, इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, और उसको हम निकालेंगे तो मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वो बराबर आएगा चेंज in the momentum of the alpha particle, and therefore delta p, which is equal to p2 minus p1, will be equal to fgt, integral of fgt. Hence the magnitude of its momentum is also same before and after. ये आ गया. We have magnitude for momentum change, इतना हमने निकाल लिया. तो impulse is in the same direction as delta p, therefore f dt is equal to f cos of phi dt. ठीक है. अब हमने जो पहले मोमेंटम निकाला था चेंज इन मोमेंटम, वो और जो हमारा फाई के साथ में रिलेशन है वो, ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई. इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करें तो देखिए, अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये तो सिंपल ही है. इस स्टेप में आप आ जाएंगे, आपके पास f cos ऑफ फाई था, इस dt को के साथ में हमने d फाई बाई डी फाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया डेल्टा dt बाई डी फाई इंटू डी फाई, और फिर ये आपके पास आ गया. इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि हम इसको cos फाई को फाई के टर्म में ही लाना चाहते हैं. इसके बाद में आप देखिए कि हमारे पास कूलम का बल है. इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कूलम का हो रहा है, और कूलम बल एक केंद्रीय बल है, और केंद्रीय बल के अंदर कोणीय संवेग जो है वो संरक्षित होता है. ठीक है. वो जब संरक्षित होता है, कंजर्व होता है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी. ये इक्वेशन क्यों आ रही है? बिकॉज हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेंट्रल फोर्सेस के बीच में कांस्टेंट रहता है, जो कि हमारे पास लॉ है. और हमारे पास ये भी हमें पता है कि हमारा जो वो इनके बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्स हो रहा है वो फोर्स सेंट्रल है. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई m ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू mvb. ओमेगा क्या है? आपकी एंगुलर है, और ये इसको अपन डी फाई बाई डी टी से लिखते हैं. तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो डी टी बाई डी फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई वी बी आ जाएगा. वी बी आ जाएगा. ये वैल्यू हम डी टी बाई डी फाई की वैल्यू हम यहाँ सब्सिट्यूट कर दें तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 2mv स्क्वायर, और ये सब इस फॉर्म में आ जाएंगे. ठीक है. जब ये आ गया तो अब हमारे पास क्या आया कि अब हमको यहाँ पर f की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताई थी कि f जो है वो कितना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. वो वैल्यू हमने यहाँ सब्सिट्यूट कर दी तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. ठीक है. अब यहाँ पर ये mv स्क्वायर आ रहा है, और हमें मालूम है कि हाफ mv स्क्वायर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसको अपन E के फॉर्म में लिख सकते हैं. और अगर मैं ये साइन का यहाँ पर ले जाऊँ, साइन थीटा बाई 2 को यहाँ कॉस थीटा बाई 2 पे ले जाऊँ, तो मेरे पास ये कॉट हो जाएगा. तो मेरे पास अब जो टर्म आई वो आ गई आपकी कॉट ऑफ फाई बाई थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 EB. अगर मैं उसको हाफ mv स्क्वायर को लिख दूँ E के बराबर अपॉन इंटू बी अपॉन ZE स्क्वायर. ठीक है. अब आप देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, एनर्जी हमने जो दी है वो कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, E स्क्वायर कांस्टेंट है. तो मेरे पास यहाँ जो एंगल आया 2 cot ऑफ थीटा बाई 2 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b. मतलब कि अगर b बढ़ जाता है तो थीटा कम हो जाएगा, और अगर b कम हो जाता है तो थीटा बहुत ज्यादा हो जाएगा. इसको ऐसे समझिए, ये देखिए इस फिगर से समझिए, ये आपका b है. जैसे जैसे b की वैल्यू कम है तो ये अगर b 0 हो गया तो इसका हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा, और पार्टिकल का जो एंगल है वो मैक्सिमम हो जाएगा. इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ये मुड़ के वापस आ जाएगा. थोड़ा सा ज्यादा है तो पार्टिकल यूं डिफ्लेक्ट हो गया, और ज्यादा है तो पार्टिकल यूं चला गया, और ज्यादा है तो फिर यहाँ गया. और जैसे जैसे आपका b बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पार्टिकल का डेविएशन जो है वो कम होता चला जाएगा. इस तरह से हमने ये रिलेट कर दिया, और ये जो है ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल मैच करता है. मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव कर लिया, इसलिए रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला है और जो उसने डिराइव किया है वो सक्सेसफुल हो गया, और हमने रदरफोर्ड को फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स कहा है. चलिए आज के लिए इतना ही बहुत, और इसको हम आगे इसकी मदद से हम न्यूक्लियस का साइज डिटरमाइन करेंगे. इसी थ्योरी को मैं आगे बढ़ाऊंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में. होप टू सी यू देन. थैंक यू.